Hello guys, my name is Roshan Kumar. I am from Youth Academy and today we will learn about UPSC Polity. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है और सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सोर्सेस है जैसे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर हो गया, DPSP, ये हमने कौन सी कंट्री से एक्वायर किया है ये देखेंगे। और साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट क्यों है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसका क्या कारण है ये भी जानेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेस की बात करते हैं कि फेडरलिज्म कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से एक्वायर किया हमारी कंट्री ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, और लॉ मेकिंग प्रोविजंस, ये सब याद रखने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट एग्जाम में तो खासकर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है। ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक्वायर किया है। और इमरजेंसी प्रोविजंस ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक्वायर किया है। 90 to 95% जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का योगदान है। हमने वहीं से सारे प्रोविजंस उठाए, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब देखते हैं लॉ मेकिंग प्रोविजंस कहाँ से लिए। लॉ मेकिंग प्रोविजंस हमने ब्रिटेन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोविजंस हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, सिंगल सिटीजनशिप, जो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है जर्मनी से। ये आप लिख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये सब याद रखने की आवश्यकता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और जिसमें मेथड का यूज़ होता है, जैसे FTP हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, ये सब आगे वाली क्लास में जानेंगे। तो ये मेथड कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड कंट्री से लिया गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। और DPSP अभी हमने कहाँ से, आयरलैंड से एक्वायर किया है। अब आगे देखते हैं कि फेडरेशन विद स्ट्रोक, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया है, प्रेम्बल हमने कहाँ से लिया है, कौन सी कंट्री से, ये सब हमने फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये हम USA के फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये हम जानेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब, लेकिन अभी जानते हैं ये हमने USA से लिया फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल दोनों ही। USA का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था जिसने प्रेम्बल को पहली बार अपनाया था। अब देखते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन मीन्स जहाँ पावर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो, उसी को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारी जो यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रक्चर से बनाया गया है। तो ये हमने कनाडा से लिया है। रेजिड्यूरी पावर, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर भी हमने कनाडा से एक्वायर किया है। और कंकरेंट लिस्ट का स्ट्रक्चर है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आई होप आपको लिखने में कोई इशू ना हो, नहीं आ रहा हो। जो कंकरेंट लिस्ट का स्ट्रक्चर है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने कहा रशिया से एक्वायर किया। और जो रिपब्लिक वर्ड है ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है वैसे तो, लेकिन हमने फ्रांस कंट्री है वहाँ से एक्वायर किया। अब आगे देखते हैं अमेंडिंग समथिंग बाय 2/3 मेजोरिटी।
आई होप आपको पता हो कि हम आर्टिकल 368 की बिहाफ पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये हमने कहा कौन सी कंट्री से लिया है, 2/3। लेकिन इसको अमेंडमेंट करने में भी ढेर सारे प्रोविजंस है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 को ही हम स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से उठाया है। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रिमूवल को इम्पीचमेंट क्यों क्यों कहते हैं, हम प्रेसिडेंट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब जानेंगे। अभी देखते हैं कि ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो, आप यहाँ लिख सकते हैं जब तक। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है, यूएसए से। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी भी हमने यूएसए से एक्वायर किए। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम हम जानेंगे, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, ये भी हमने यूएसए से लिए। प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट एज अ प्रेसिडेंट को हम कहते हैं। ये भी हमने कहाँ से लिया, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट भी कहते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि ऑल द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल द एक्शन of the government shall be done in the name of the president। जो भी एक्शन होता है गवर्नमेंट का वो किसके नाम पे, लास्ट में साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के। इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। अमेंड और कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को। ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जिसके आर्टिकल्स और प्रोविजंस एक सिंगल कॉडिफाइंग बुक में लिखे गए हों। जैसे जो भी आर्टिकल है, एक स्पेसिफिक डेट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और जो भी कंट्री की रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से चल सके, ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। इसलिए जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके आर्टिकल्स होंगे और प्रोविजंस होंगे, वो डॉक्यूमेंटेड होंगे, एक बुक में लिखे होंगे। बट दूसरी तरफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ब्रिटेन में आप चले जाइए, आपको कहीं भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी उनकी लॉज है वो एक सिंगल कॉडिफाइंग बुक में नहीं है। उनकी जो भी लॉज है, प्रोविजंस है, वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है, उनको एक सिंगल कॉडिफाइंग बुक में नहीं किया गया है। इसलिए इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यूडब्ल्यूसी। अब in written constitution distinction is made between the provisions of the constitution and the laws outside of it। constitution में क्या होता है, distinction, जैसे कि constitution में articles और rules provide किए गए, जो भी constitution की बुक में laws articles provide किए गए उनको हम constitutional laws कहते हैं। और जो भी इस बुक में आर्टिकल्स या प्रोविजन, जो भी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हो गई, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए, तो इसको हम स्टैट्यूटरी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर वाले लॉ, कानून भी कहते हैं। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन किया जाता है। जो भी ये लॉज होंगे वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, नहीं तो ये नल एंड वॉइड कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन distinction is made between provisions of the constitution and laws out of it। इसके आउट, किसके बाहर के लॉ की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसमें डिस्टिंक्शन की जाएगी कि ये लॉ इसके दायरे में आ रहे हैं या नहीं, इसी को डिस्टिंक्शन कहते हैं। बट दूसरी तरफ इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नो डिस्टिंक्शन इज मेड, क्योंकि वहाँ एक सिंगल डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो कोई भी डिस्टिंक्शन
नहीं की जाती। और ईच एंड एवरी एनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट कहेगी वही वहाँ के क्या कहलाएंगे, लॉज, वही वहाँ के लॉज बन जाएंगे, कानून बन जाएंगे। जो भी वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है वही क्या बन जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। अब आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसके दायरे में ही गवर्नमेंट वहाँ की काम करेगी, ना कि कोई भी बाहर के ऑर्गेनाइज्ड बॉडी या गवर्नमेंट। बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द पार्लियामेंट। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो वहाँ की सुप्रीम होती है, ना कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुख्य तथ्य हैं इसके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। इसमें लिखा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द पार्लियामेंट विच इज सुप्रीम नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो भी वहाँ की पार्लियामेंट कहेगी वो क्या बन जाएगी, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी, वहाँ के लॉज बन जाएंगे। इस आधार पे वहाँ के कह सकते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। Judiciary generally enjoyed wide power in the written constitution as it declare, and जो written constitution होता है उसमें जुडिशरी क्या करती है, इनके पास शक्तियों का भंडार होता है, क्योंकि ये किसी भी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है अगर वो दायरे में ना हो कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। जो भी पार्लियामेंट कहेगी वो वहाँ की लॉज बन जाएंगे। जुडिशरी के जो भी डिसीजन होंगे उनको मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट, और जुडिशरी के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा सकती है। ये मुख्य जो भी विभिन्नता पाई जाती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं अब। Written constitution is an enacted constitution. It's created by special body. Written constitution क्या होता है, एक enacted, एक फिक्स डेट होती है, इस पे इसको लागू इनेक्ट किया जाता है और एक बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवॉल्व होता है, वो धीरे धीरे कानून के रूप में लागू होता है, जो सदियों से चला आ रहा हो। ये किसी फिक्स डेट पे या फिक्स बॉडी के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो सालों के द्वारा उनकी पार्लियामेंट के द्वारा जो सुझाव कानून बनाए गए हैं ये उनका समप है, उनको जोड़कर उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो कि लिखा हुआ नहीं है। इसमें एक मुख्य डिफरेंस ये भी आता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव राइट्स टू फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट को भी, इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उनके जो प्रोविजंस होते हैं वो सिंगल बुक में कोडिफाइंग नहीं होते, तो वो कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इस आधार पर जो उनकी गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी रूप से काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने का एग्जाम्पल ज़्यादा मिल सकता है। बट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरल और यूनिटरी फॉर्म दोनों टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। अब आगे देखते हैं। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो अमेंडमेंट के दौरान रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अमेंडमेंट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको अमेंड करना रिजिड भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अमेंड करने में कठिनाई आती है। पर वहीं श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ईजी होता है। और हम इन दोनों का रिजिड, इंडिया में कैसा कॉम्बिनेशन है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इंडिया में ऐसे आर्टिकल्स हैं, ऐसे प्रोविजंस है जिससे कुछ को अमेंड करना
कठिनाई का काम हो सकता है, जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एक हाउस से पास हो तो दूसरे हाउस की भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट होना आवश्यक है, साइन होना आवश्यक है। तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंडियन फॉर्म ऑफ सेटअप में देख सकते हैं। अब वहीं देखते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा कैसा रूप में होता है, फ्लेक्सिबल। उसको अमेंड करना ईजी होता है, क्योंकि जो भी उनकी पार्लियामेंट कहेगी वो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसको चेंज करने में कुछ नहीं लगेगा, पार्लियामेंट का एक अप्रूवल चाहिए जो वो कभी भी ला सकते हैं। जो भी पार्लियामेंट चाहेगी, किसी भी समय चाहेगी, वो वहाँ की लॉज बन जाएंगे, इसलिए इसको अमेंड करना ईजी होता है। अब आगे देखते हैं कि साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट क्यों कहलाती है। वर्ल्ड की लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की है, ऐसा क्यों है, क्या मायने हैं इसके, ये देखते हैं। साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथेस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि कहा था कि 90 to 95% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अपनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अपने आप ही एक विशाल रूप में था। विच इट सेल्फ वॉज अ वेरी बल्कि, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, बहुत ही बल्कि था अपने आप में, और उसी को हमने पूरा रैन से कॉपी कर लिया गया, बेस्ट जो भी बेस्ट प्रोविजंस थे एंड डिटेल। ये तो पहला कारण हो सकता है लेंथेस्ट होने का। अब आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं, एक इंडिया में एक और है कि यूनियन और स्टेट का दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर अमेरिका का वही कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, वहाँ यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्टेट जो भी 50 स्टेट है वहाँ के, उनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। तो इसलिए जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनने से रुकावट पैदा करती है। पर यही सेंटर और स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, इसलिए इसको बल्कि बनाता है ये। अब आगे देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन बट ऑल्सो ऑफ द स्टेट इंडिया। इंडिया हैज अ स्पेशल फीचर्स नॉट फाउंड एवरीवेयर। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल फीचर इज फंडामेंटल राइट, ईपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, जो हर कंट्री में एक साथ नहीं पाए जाते हैं, जो भी इसको स्पेशल बनाते हैं। ये भी एक कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होने के लेंथेस्ट होने का। अब देखते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर देयर वेलफेयर एडिंग टू द साइज इन इंडियन कंपेनियन विद लिमिटेशंस। और हमारी सोसाइटी की डिमांड अलग है उनके वेलफेयर काम करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, समाज के अलग अलग समूह को अलग अलग आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, तो सारे प्रावधान किए गए इसमें। अनलाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लिमिटेशंस, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनकी लिमिटेशंस है वो केस टू केस वेरी किए जाते हैं, केस टू केस रीड किए जाते हैं, इसमें ये बताया गया है। इसलिए वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी लेंथेस्ट नहीं है। आर्टिकल 368 एक और कारण है, आर्टिकल 368 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, पावर देती है, पार्लियामेंट को पावर देती है अमेंडमेंट करने की, जिसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है ज़्यादा है। इसके ज़्यादा होने का ये भी कारण है क्योंकि अभी तक 106th अमेंडमेंट हो चुकी है जो उसके साइज में बदलाव किए जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बल्कि है और इसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। आगे देखते हैं, यहीं तक था, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। अब यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 के इसमें क्वेश्चन में देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें पूछा आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इसके आंसर बताएंगे। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट यह है कि आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है, अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस untouchability is disqualified by for election of the parliament or state legislature। जो भी
अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी के लिए कन्विक्टेड हुआ है तो वो क्या होगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन और या स्टेट लेजिस्लेटिव सीएम के इलेक्शन से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये पूछा गया है। चलिए आपको 20 सेकंड का ऑप्शन देते हैं, 20 सेकंड का टाइम, उसमें आप बताइए। इट इज़ इनफ नाउ। तो जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि अनटचेबिलिटी डिफाइन नहीं है आर्टिकल 17 में, इसमें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। पर आर्टिकल 17 में ये डिफाइन नहीं है, हम आगे भी देखेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर लेंगे तो इसको गहराई से समझेंगे। तो हाँ, एज पर आर्टिकल 17 ये कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाइड होगा, बट इट इज़ अ नॉर्मल, ये तो डिस्क्वालीफाइड तो हो गई, बट आर्टिकल 17 में नहीं लिखा है और क्वेश्चन में आर्टिकल 17 के दौरान पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर इट। अब आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप टेलीग्राम चैनल से भी इसे पढ़ सकते हैं। सर इसका क्वेश्चन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रेम्बल। पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट को हमने कंसिडर करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने प्रेम्बल अपनाया। एंड द प्रेम्बल to the Indian Constitution was based on the objective resolution drafted and moved by जवाहरलाल नेहरू। जो प्रेम्बल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो बेस्ड है किस पे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, बट इट इज नॉट करेक्ट। जो प्रेम्बल है वो किस पे बेस्ड है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। तो ये क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। It is preamble is based on constitution not objective resolution। और आगे का स्टेटमेंट देखते हैं, मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया, जवाहरलाल नेहरू, एंड एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, बट यहाँ के गलत होने के कारण ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक और इसमें ट्रिक है कि सेम फॉर्मेट एज प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल ड्राफ्ट। तो सेम फॉर्मेट तो नहीं था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई होगी आगे भी। तो ये यहाँ पे एक ट्रिकी वर्ड यूज़ किया गया है, सेम फॉर्मेट, तो आप इसको यहाँ से भी गलत ठहरा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब जहाँ भी ये वर्ड देखेंगे आप फ्रांस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जो भी चीज़ ये वर्ड है ये कहाँ से एक्वायर किया गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की कंट्री से। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। सो आंसर विल बी ओनली 2। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। आगे भी हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।